हेलो, मेरा नाम है सैयद फ़खर। अब एक नई टाइमलाइन स्टार्ट हो गई है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी मोरालिटी और करज की बुनियाद पे खिताब दिए जाते हैं। अब जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खान साहब को सादिक और अमीन कहा, और बाद में हमें पता चला कि जब इंसान पे 120 केसेस दर्ज हो जाएं तो एटलीस्ट बंदा सादिक और अमीन नहीं रहता। सो अब एक नया नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। A few days ago, I was passing from ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग की एंट्री पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, और उस पे दो तस्वीर बनी हुई थी, एक नेल्सन मंडेला की और दूसरी आसफ अली जरदारी की। और वहाँ पे एक बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि आसफ अली जरदारी है नेल्सन मंडेला ऑफ पाकिस्तान। जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के प्रोडक्ट्स तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर चाइना के नेल्सन मंडेला भी अवेलेबल होंगे। मैंने कहा कि एक कंपैरिजन वीडियो करते हैं जिसमें हम फैक्ट्स के साथ और लॉजिक के साथ बात करेंगे कि क्या हम नेल्सन मंडेला की ग्रेट स्ट्रगल, अ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, अ स्ट्रगल फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, क्या हम उनकी स्ट्रगल को आसिफ अली जरदारी की स्ट्रगल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो भी आर्गूमेंट करूंगा मैं नेल्सन मंडेला के मुतालिक, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनसे करूंगा, क्योंकि ये बुक मैंने मुकम्मल तौर पे पढ़ी हुई है। एंड आई आल्सो सजेस्ट यू पीपल कि अगर आपने भी नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको भी ये बुक लाजमी पढ़नी चाहिए। बात करते हैं नेल्सन मंडेला के मुतालिक। नेल्सन मंडेला एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक था। ट्रांसकी विलेज जो साउथ अफ्रीका के एक विलेज था, वहाँ पे ये पैदा हुए। कुछ अर्सा के बाद इनके वालिद वफात पा गए। अब वो अंडर द गार्डियन थे, और गार्डियन के अंडर उन्हें फोर्ट हेयर भेज दिया गया इंटर एजुकेशन के लिए, जो एक सिटी है साउथ अफ्रीका का। वहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी फैमिली जो है उनकी एक मैरिज अरेंज करती है। अब मैरिज को वो रेबेलियस करते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और जोन्सबर्ग में आ जाते हैं। अब जोन्सबर्ग में उनकी जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है जब वो आके यहाँ पे अपनी लॉ की डिग्री स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ माइन के अंदर अपने एक्सपेंसेस के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो देखते हैं कि जो माइन के वर्कर्स हैं, ब्लैक पीपल, उनके राइट्स किस तरह डिप्राइव किए जा रहे हैं, उनकी वेजेस कम दी जाती हैं उनको, और साथ साथ बीइंग अ माइन वर्कर उनको जो फैसिलिटीज जो होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। यहाँ पे उनको पता चलता है कि जो साउथ अफ्रीका के 85% मेजोरिटी पीपल हैं वो किस तरह डिप्राइव कर रहे हैं, किस तरह ग्रीवेंसेस के अंदर रह रहे हैं। इसको देखते हुए वो फर्दर ये एक्सप्लोर करते हैं कि 85% जो मेजोरिटी है उनके पास राइट ऑफ वोट नहीं है, उनके पास राइट ऑफ डिसीजन नहीं है, उनके पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, राइट ऑफ ट्रैवल नहीं है, हत्ता कि उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। ये चीज़ें देखते हुए उनका पॉलिटिकल सोल जो है वो उनको पुश मिलता है, और उसके साथ साथ जब उनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है तो वो एएनसी को ज्वाइन कर लेते हैं। एएनसी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो ब्लैक लोगों की पॉलिटिकल जमात थी साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होती है जमहूरियत के लिए, लोगों के बुनियादी हकूक के लिए, और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी उनको लेफ्ट कर जाती है कि अगर आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल में जाना है और आप हमें टाइम नहीं देंगे तो देन आई हैव टू लीव यू। उनकी बीवी उनको छोड़ के चली जाती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन पे हज़ारों केसेस दर्ज होते हैं। कहीं पे उन पे ट्रीजन का केस दर्ज होता है, कहीं पे उन पे सेडिशन का केस दर्ज होता है, कहीं पे उन पे बीइंग अ ट्रेटर चार्जशीट लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी 27 साल की ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजरती है। और सबसे ज़्यादा जो उनके जेल में साल थे वो रोबन आइलैंड के अंदर थे। रोबन आइलैंड के अंदर ही उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और हम देखते हैं कि रोबन आइलैंड के अंदर उनको रेजिस्ट करने की वजह से, बोलने की वजह से, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जैसी पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ा। ये थी स्ट्रगल नेल्सन मंडेला की, जो उन्होंने की साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए, और फाइनली जमहूरियत के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी स्ट्रगल इस तरह कारगर साबित हुई कि यूएन ने भी अपना कदम रखा साउथ अफ्रीका के अंदर, और यूएन के लीडर्स यहाँ पे आए और उन्होंने रोबन आइलैंड के अंदर नेल्सन मंडेला से बातचीत की कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रगल का आउटकम चाहते हैं। उनका आंसर क्या था कि हमें जमहूरियत चाहिए साउथ अफ्रीका के अंदर। जो मेजोरिटी के अंदर लोग हैं जिनके राइट्स डिप्राइव हो रहे हैं, हमें उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए, हमें राइट्स ऑफ डिसीजन चाहिए। फाइनली वो कामयाब हो जाते हैं, और 1993 के अंदर जो
साउथ अफ्रीका के 85% डिप्राइव लोग थे, उनको राइट ऑफ वोट मिल जाता है, राइट ऑफ डिसीजन मिल जाता है। और फाइनली नेल्सन मंडेला 1993 को फुल फ्लैज मेजोरिटी के साथ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जो उनकी स्पीच थी, उनके अल्फाज ये थे कि द थिंग्स दैट आई कुड डन फॉर द डेमोक्रेसी आई हैव डन, नाउ इट्स योर वर्क। अब उनकी जो एडवाइस थी, जो नसीहत थी अपने लोगों को, वो ये थी कि जो चीज़ें मैं कर सकता था जमहूरियत के लिए वो मैंने कर दी, अब आपका वाक है, आपने करना है। सो नसीहत भी थी किस लिए कि आपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने जमहूरियत के लिए काम करना है, आपने जो काम करना है वो लोगों की विल पे हो। सो ये थी स्ट्रगल नेल्सन मंडेला की। अब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की। सो आसिफ अली जरदारी साहब जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान आते हैं और 1987 के अंदर उनकी बड़ी लेविश मैरिज होती है बेनजीर भुट्टो के साथ। जब बेनजीर भुट्टो 1988 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उसके बाद बीइंग हस्बैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं, खूब कारोबार करते हैं। और उसके बाद जब 1990 के अंदर उनकी गवर्नमेंट चली जाती है तो उसके बाद 1990 से 1993 तक वो करप्शन की चार्जशीट फेस करते हैं। फिर उनकी गवर्नमेंट आती है 1993 के अंदर और फिर 1996 के अंदर उनकी गवर्नमेंट खत्म होती है तो उसके बाद फिर वो 3-4 साल जो है करप्शन के चार्जेस फेस करती हैं। उसके बाद हम बात करें तो 2003 के अंदर जो स्विस बैंक था और स्विस कोर्ट था वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की बेस पे थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते हैं, जिसकी बुनियाद पे फर्दर जो है आसिफ अली जरदारी को जेल में रहना पड़ता है। तो इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि 2017 के अंदर, 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, इन सालों के अंदर भी आसिफ अली जरदारी जो है करप्शन की चार्जेस को फेस करते हैं। सो बात ये नहीं हो रही कि उनके करप्शन के चार्जेस किस हद तक ऑथेंटिक थे, उन्होंने करप्शन की थी या नहीं की थी। सो अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें नेल्सन मंडेला ने की वो थी कि उन्होंने जमहूरियत के लिए बात की, उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात की, उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो डिप्राइव लोग थे उनके राइट्स की बात की। अब इस तरफ अगर हम आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उन्होंने जो जेल बर्दाश्त की, जो वो प्रिजन के अंदर रहे, उसकी वजह क्या थी? रीज़न था कि उन्होंने करप्शन की चार्जेस की वजह से जो है प्रिजन फेस की। सो अगर हम अपनी हिस्ट्री पे थोड़ी सी निगाह डालें तो ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस और इलनेस होगी कि अगर हम नेल्सन मंडेला की ग्रेट स्ट्रगल को आसिफ अली जरदारी की प्रिजन की स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं। थैंक यू।